हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए भौतिक विज्ञान अनसॉल्व्ड सेट नंबर सेकंड, कोड है बीटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए। सेट नंबर सेकंड, आपका इसका भाग है आ। सेट नंबर सेकंड का हम बात करेंगे भाग यानी कि खंड आ की, कि इस भाग में क्या बोल रहा है। तो जिस तरीके से पहला सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो खंड आ जो है इसमें 5 विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के, यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है आपका फर्स्ट 1/। यस, चलिए लिख देते हैं। आपका फर्स्ट है, इंक निकली भाई। इंक निकली हाथों में और लग गई। चलिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट कह रहा है, यानी कि इसका का नंबर क्या बोल रहा है, 1/ε0 μ0। 1/ε0 μ0 का मात्रक होता है। अब इसका आपसे मात्रक पूछा गया है। बोलिए भाई, इसका क्या मात्रक होगा। तो इसका मात्रक आप लोगों को पता है कि 1/√μ0 इक्वल होता है c। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर क्या मिलेगा, वर्क करने पर हमें मिल जाएगा 1/ε0 μ0 इक्वल c²। अच्छा, c क्या है, c है प्रकाश की चाल। तो यहाँ से जब c प्रकाश की चाल है, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका कौन सा मिल रहा है भाई, कौन सा मिल रहा है जी, फर्स्ट ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर। इसके बाद में सेकंड, ये का है, इसके बाद में नंबर खा का आता है। खा नंबर में भाई क्या बोला है, प्रश्न ने खा नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है समीकरण E इक्वल PC। अब E इक्वल PC दिया गया, जहां E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग और प्रकाश की चाल है। ये क्या है, ये आपकी ऊर्जा है, ये क्या है, इसको संवेग बोला, ये क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन में आपका है इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए। तो बेटा हमने ये इक्वेशन पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, E इक्वल हमने पढ़ा है फोटॉन के लिए। किसके लिए पढ़ा है, फोटॉन के लिए। फोटॉन के लिए हमने क्या पढ़ा, फोटॉन के लिए हमने पढ़ा E इक्वल mc²। अच्छा, यहाँ से E इक्वल हम mc इंटू सी भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये इसको बोलेंगे फोटॉन का संवेग P इक्वल mc हो गया। तो E इक्वल क्या हो गया, PC। यही हुआ ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर C की बात करें, C की बात अगर करें, तो C क्या है,
C वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इतनी इसकी चाल होती है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इतनी चाल से अगर चलेगा तो इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होना चाहिए। और ये लागू होता है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, और दे ब्रॉगली ने भी बताया था कि ये केवल उनके लिए सत्य है जिनका रेस्ट मास शून्य हो। जबकि इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करेंगे तो वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है। और ये फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0। इसीलिए ये केवल फोटॉन के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। ये इक्वेशन यानी कि इतनी स्पीड, ये इक्वेशन जो है उन्हीं के लिए वैलिड है जिसके लिए फोटॉन यानी कि जिसका रेस्ट मास 0 हो। अगर रेस्ट मास 0 नहीं होगा तो ये इक्वेशन उनके लिए वैलिड नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है। अब ताप बढ़ाना है, आपका पार्ट है का खा गा। एक धातु है और एक अर्धचालक है, अगर दोनों के ताप में वृद्धि होगी तो आपने पढ़ा है, अगर हम धातु की बात करें तो हम बोल सकते हैं चालक, और एक तरफ है आपका अर्धचालक। अब दोनों पर ताप की बात की जाएगी तो यहाँ चालक का प्रतिरोध R हो गया, अर्धचालक का प्रतिरोध R हो गया। अब प्रतिरोध की निर्भरता हम लोगों ने पढ़ी है। प्रतिरोध की निर्भरता में क्या पढ़ा, अगर किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अगर किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है। लेकिन अगर किसी अर्धचालक के ताप को हम बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, इसके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अब ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाई अगर मतलब हम ताप वृद्धि करते हैं तो दोनों की चालकता बढ़ जाती है। अच्छा, चालकता जो होती है वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रतिरोध के। जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसकी वैद्युत चालकता जो है उतनी ही कम होती है। प्रोपोर्शनल या हम इक्वल भी बोल सकते हैं कि वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा वैद्युत चालकता उतनी कम होगी, प्रतिरोध का मान जितना कम होगा वैद्युत चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां से हमारे क्या समझ में आ रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भैया जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी वैद्युत चालकता कम होगी, और जिसका प्रतिरोध कम हो रहा होगा उसकी वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिरोध किसका कम हो रहा है, अर्धचालक का। इसका मतलब है कि अर्धचालक की वैद्युत चालकता बढ़ेगी और चालक की वैद्युत चालकता घटेगी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है, दोनों की वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी, दोनों की घट जाएगी। धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की घट जाती है। धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका सही है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है कि धातु की जो वैद्युत चालकता है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी, अर्धचालक की वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। अगला इस तरीके से दिया गया एक डायग्राम है। डायग्राम में आप लोग देखिए, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है और फिर आपका एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है। उसके बाद में इधर भी एक प्रतिरोध लगा है और यहाँ से ये दोनों चीज़ें समांतर क्रम में लगी हैं। और इस पीएन संधि डायोड को क्या किया जा रहा है, इस तरीके से एक सेल के साथ जोड़ दिया जाता है।
इस तरीके से एक सेल के साथ जोड़ दिया जा रहा है। ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध है। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप ये बताइए कि ए बी, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, ए बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो आप यहां से देखिए, ये जो आपका पीएन संधि डायोड लगा हुआ है, पीएन संधि डायोड का यन क्षेत्र जुड़ा है बैटरी के यानी कि सेल या बैटरी के धन ध्रुव से, और यन क्षेत्र जुड़ा है बैटरी के ऋण ध्रुव से। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पीएन संधि डायोड कैसा होगा, पश्च अभिनत होगा। कैसा होगा, पश्च अभिनत होगा। जब पीएन संधि डायोड बेटा पश्च अभिनत होता है तो ये धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगाता है। कितना लगाता है, अनंत प्रतिरोध लगाता है। अनंत प्रतिरोध लगाएगा, अनंत के साथ ये जुड़ा है श्रेणी क्रम में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इधर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। क्या होगा, इधर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। जब प्रवाहित नहीं होगी तो इस प्रतिरोध से हमें कोई लेना देना भाई साहब नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब हमारे लिए प्रतिरोध कौन काम करेगा, सिर्फ ये 10 ओम। तो परिणामी कौन रहेगा, ए बी के बीच, ए बी के बीच परिणामी प्रतिरोध कितना रहेगा। तो परिणामी प्रतिरोध कितना आ रहा है बेटा, 10 ओम। कितना आ रहा है, 10 ओम। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, यस, पहला ऑप्शन दिया गया है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर। अगला है बेटा क्वेश्चन, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे कि, चलिए इसको थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, थोड़ा सा साफ करूं, थोड़ा सा साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ करें। चलिए भाई, इसको मैंने साफ किया। अब इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे। अगर हम आमीटर की बात करें, आमीटर कब बनता है, तो आमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर है, 8th चैप्टर, वैसे तो 4th चैप्टर ही है शायद, हाँ 4th चैप्टर है। आमीटर में क्या होता है, एक धारा मापी होती है, और जिस धारा मापी के समांतर क्रम में एक अत्यंत सूक्ष्म प्रतिरोध लगा देते हैं, और तब ये जाके बनता है भाई साहब पूरा उपकरण बनता है आमीटर। सही है, तब बनता है ये आमीटर या एमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, क्यों, नेट प्रतिरोध कम होने से क्या होता है। तो हम लोगों ने जब मतलब ये पढ़ा है, उस टाइम हमने देखा कि जो धारा मापी है इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ज्यादा होने से धारा मापी का प्रतिरोध अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। जो हमने अगर संट जब नहीं लगाया था, धारा मापी का प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होने से क्या होता है कि ये धारा के सही मान को नहीं पढ़ती है, धारा के मान को सही नहीं बता पाता है, धारा के मान को कम ही बताता है। अब जब इसके साथ एक समांतर क्रम में बहुत छोटा सा प्रतिरोध संट लगा देते हैं, अति सूक्ष्म प्रतिरोध होता है, तब क्या करती है, ये धारा के मान को सही पढ़ती है। तो अब यहां से ऑप्शन हम देख लेते हैं, यह अधिक गर्म नहीं होता है, गर्म होने की बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में यह है अधिक धारा नहीं लेता है, गलत। अगर अधिक धारा नहीं लेगा, अगर आमीटर की बात करें, हाँ आमीटर अधिक धारा नहीं लेता है, लेकिन आमीटर ये पूरा उपकरण है। अधिक धारा कौन नहीं लेता है, तो अधिक धारा ये धारा मापी नहीं लेती है। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि इधर जो संट लगा होता है मैक्सिमम धारा का मान इधर से फ्लो हो जाता है, इधर बहुत कम विद्युत धारा का मान प्रवाहित होता है, यानी कि बहुत कम विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होती है। तो ये क्षतिग्रस्त होने से भी बची रहती है। यहाँ मतलब यानी कि पूरा उपकरण क्या है, आमीटर। अब बोल रहा है आमीटर ज़्यादा धारा नहीं लेता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद में थर्ड आपसे कह रहा है
यह अधिक धारा नाप सकता है? ये कोई जरूरी नहीं है भाई साहब, क्योंकि अधिक धारा नापने के लिए इसका जो धारा के मान को अधिक नापने के लिए इस यस पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? यस पर। और जो आमीटर है तो पूरा यस और जी यानी कि धारा मापी और शंट को मिला के बोला जाता है। तो अब अगर इसका टोटल का प्रतिरोध बहुत कम होगा तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। यस, ये सही है। अगर इस पूरे आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है आदर्श आमीटर के लिए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो शून्य होने से क्या होता है? ये सही सही धारा नापता है। तो यहां पर यही ऑप्शन आपका करेक्ट रहना चाहिए कि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। मतलब जितनी वास्तविक धारा आ रही है उसको लगभग 99% शुद्धता से नापता है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अब ये तो आपके बहुविकल्पीय खत्म हुए। अब इसके बाद में हमारा खंड चलेगा वाह। तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। यस, अब हमारा भाग चालू हो रहा है खंड बा। और खंड बा में क्या है भाई? खंड बा, खंड बा। वाह, क्या कह रहा है बा का पहला क्वेश्चन? आप लोग तब तक पढ़िए और मैं भी पढ़ लेता हूं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब न्यूनतम कोणीय संवेग लिखना है तो हाइड्रोजन परमाणु की जो किसी भी कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग mBr इक्वल होता है NH/2π। इतना होना चाहिए। नील बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहां पर निम्नतम कक्षा के लिए, तो निम्नतम कक्षा के लिए, निम्नतम कक्षा के लिए, निम्नतम कक्षा के लिए, तो न्यूनतम कक्षा के लिए n इक्वल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब आपका mBr यानी कि कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो H/2π हो जाएगा। बेटा ये आपका कोणीय संवेग हो गया। चाहो तो आप h का मान रख लीजिए, h क्या है? प्लांक नियतांक है। और 2π का मान रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्या बोल रहा है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करना है। अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो अगर हम थोड़ा डायग्राम से बताना चाहें, इस तरीके से आपका लेंस होता है और ये मुख्य अक्ष होती है और इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु होता है जिसको हम C बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश
किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, सीधी रेखा में निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर क्या है। अरे भाई कौन सा सेट खुल गया? नहीं, अगला क्वेश्चन, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? C612 की अपेक्षा C614 यानी कि कार्बन 12 कार्बन 14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है 6C12 और दूसरा है 6C14। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन अधिक हैं। तो जरा देखना, ये क्या बताता है? बोला प्रोटॉन। ये क्या बताता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोटॉन। ठीक है बेटा, और ये क्या है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। यही तो है, यही तो है। तो यहां से आप देखिए प्रोटॉन कितने हैं? इक्वल हैं, यानी कि आंसर में आप लिख सकते हैं प्रोटॉन समान है। कैसे हैं? समान है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे इसके पास 6 प्रोटॉन हैं तो 6 न्यूट्रॉन ही होंगे, क्योंकि 6 मिलके 12 होते हैं। और इसके पास बेटा 14 है, यानी कि 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 8। 2 न्यूट्रॉन 6C14 में अधिक है। सही है। इसको और सही से अगर मतलब आपको समझाने के लिए हमने इस तरीके से बता दिया, आप अगर चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो C612 तथा C614 में प्रोटॉनों की संख्या समान है, परंतु C612 से C614 में 2 प्रोटॉन अधिक हैं, 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? सेट नंबर 2 कहाँ खो गया? अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हमारा तो सेट इधर उधर हो गया है, हम थोड़ा इसको ढूंढ लेते हैं। मिल गया। एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है? 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। एक AMU इक्वल, इसी को हम लिख सकते हैं अथवा में क्या लिख सकते हैं? एक U लिखते हैं और इससे कितनी ऊर्जा निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU या एक U इक्वल 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र यहीं पर सॉल्व करते हैं, जगह तो है। वैद्युत क्षेत्र का देख लेना भैया, देख लेना। वैद्युत क्षेत्र इक्वल दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये भाई था खा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 2।
और ये खा था, उसके बाद में ये था गा और ये था घा और ये अब चल रहा है या। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ में बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक। इसके बाद में न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट दी गई है न्यूटन पर कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी दिया गया है। क्षेत्रफल दिया गया वेक्टर ए इक्वल कितना दिया गया है? 10i कैप मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यह क्षेत्रफल दिया गया। पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि आपसे फाई ई पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। फाई ई इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो फाई ई इक्वल पढ़ा है ई डॉट ए। यही तो पढ़ा बेटा, यही पढ़ा। तो यहाँ से 2i कैप प्लस 4j कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना है 10i कैप। अब हम लोग जानते हैं बेटा i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। i का अदर किसी के साथ मतलब j के साथ या k के साथ 0 होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा 10 to the 20। और इसकी यूनिट की बात करेंगे, क्या होगा? इसको यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अदरवाइज क्या लिख सकते हैं? दूसरी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यूनिट ध्यान रखना। चलिए आप लोग अब क्वेश्चन को पढ़िए और तब तक हम बेटा इसको साफ कर रहे हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है नॉर गेट की तर्क प्रतीक बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी लिखिए। अब नॉर गेट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चा। सेकंड का चा पार्ट है। क्या बोल रहा है? नॉर। क्या बात है, नॉर ना लिखा ना नो लिखा, कुछ नहीं लिखा, नॉर। अब नॉर गेट की पहले तो हमें परिपथ मतलब प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो नॉर गेट कैसे बनता है ये पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, यानी कि फर्स्ट सेट चल रहा था उसमें भी नॉर गेट आया था। क्या करते हैं नॉर गेट के लिए? एक और गेट लेते हैं। कौन सा गेट? और गेट। और गेट के निर्गत, और गेट में 2 निवेशी, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। ये और गेट हो गया, ये निवेशी हो गया, ए बी ये निर्गत हो गया। और इस निर्गत को हम कंबाइंड कर देते हैं। किसके साथ? कंबाइंड कर देते हैं एक नॉट गेट के साथ। अब आपका बन गया क्या? नॉट गेट। वो सॉरी, इनको मिला के हम बना देते हैं नॉर गेट। क्या बन गया? नॉर गेट। क्या बना? नॉर गेट बन गया भैया। नॉर गेट बन गया। ये बन गया नॉर गेट। बन जा भाई, बन जा मेरे मुन्ने राजा। बन गया। ये क्या हो गया? नॉर गेट। ठीक है, आपके ये निवेशी रहे ए और बी, और यहाँ पर लगा दिया हमने नॉट। ये आपका हो गया निर्गत बाई। तो इसको डाल देते हैं बाई डैश। क्या डाल देते हैं? बाई डैश। और यहाँ पर इसका रहेगा निवेशी भी नॉट गेट का। अब इसकी सत्यता सारणी बनानी है। सत्यता सारणी जी। तो सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी में आप लोग क्या करेंगे? तो सत्यता सारणी इस तरीके से, बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल a प्लस बी नॉट। a प्लस बी नॉट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? इधर a, इधर b और इधर बाई डैश, इधर सीधा सीधा चाहो तो आप ए ले सकते हो,
और फिर यहाँ पर बाई ले लीजिए। तो ए ये किसके लिए है? यहाँ पर ये जो 3 कॉलम हैं ये है बेटा आउटपुट और इनपुट और गेट के लिए, और ये जो 2 कॉलम हैं ये आउटपुट और इनपुट हैं किसके लिए? नॉट गेट के लिए। और दोनों को संयोजित करके हमने बनाया नॉर गेट। तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ इन दोनों को एक ही आप ले लीजिए, इन दोनों को एक ही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अलग अलग करके बना दिया है। अलग अलग करके बनाएंगे, सपोज किया हमने निवेशी ऑन है, बी ऑफ है, तब आपको निर्गत मिलेगा, बाई डेस मिलेगा एक। फिर उसके बाद में इसको 0 कर लिया, इसको आपने 1 कर लिया। अब क्या होगा बेटा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। यहाँ इसको आपने ऑफ किया, इसको भी ऑफ कर लिया, ये अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसको फिर आपने ऑफ किया, दोनों को सबको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। तो यहाँ से आपका ऑन हो गया, इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, ये जो निर्गत है हमें बाई डेस मिलेगा। अच्छा, अगर बाई डेस है यानी कि ए है, ए क्या है? ए है, ए नहीं है, ए है। अगर ए इनपुट है नॉट गेट के लिए तो निर्गत आपको नहीं मिलेगा। ए है तो निर्गत नहीं मिलेगा, ए नहीं है तो निर्गत मिलेगा। उसके बाद में बेटा अगर ये है तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकते हैं। क्या? इसको हमने पहले ऑन किया, इसको ऑफ किया, फिर इसको ऑफ किया, इसको भी ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद में इसको ऑफ किया, इसको ऑन कर देते हैं, फिर दोनों को ऑन कर देते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सप्तता सारणी में यहाँ आपका 0 0 0 फिर आपको मिल जाएगा 1। इस तरीके से सप्तता सारणी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में भैया क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसको साफ करें बेटा। यस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका खंड रहेगा सा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न कितना है? 3। खंड आपका है आवासा। आवासा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन नहीं सॉरी हीलियम, हीलियम के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना करनी है। अब हीलियम के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना करनी है। हम लोग जानते हैं नील बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी परमाणु की, कोई भी परमाणु हो, उसकी जो ऊर्जा होती है, किसी भी कक्षा की ऊर्जा, वो En इक्वल कितनी होती है? -13.6 Z² अपॉन n², इतनी होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं बेटा हीलियम के लिए। तो हीलियम 2He4। अब अगर हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो कितना है? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो यहाँ से इसकी एनर्जी निकालिए कि भाई हीलियम की एनर्जी होती कितनी है किसी भी कक्षा के लिए। हीलियम की एनर्जी कितनी होगी? तो वो यहाँ पर -13.6 इंटू Z यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 अपॉन n²। तो यहाँ से En इक्वल कितना आ जाएगा? -13.6। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा? 4 छंग 24, 4 तियो 12, 2 14 और 4 एकन 4 1 5, यानी कि एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे अपॉन में n²। ये हीलियम के लिए भाई साहब एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हीलियम के लिए एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हीलियम के लिए एनर्जी आ गई, हमसे पूछी गई है प्रथम। तो प्रथम कक्षा की हम एनर्जी निकालते हैं, यानी कि n इक्वल 1 रखते हैं। तो E1 इक्वल कितनी हो जाएगी? -54.04 अपॉन 1, यानी कि इतनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अनंत कक्षा की कितनी होगी? ई अनंत कितनी होगी? वो तो 0 होगी, क्योंकि n इक्वल हमें कितना रखना है? अनंत रखना है। अनंत रखना है तो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब हमें निकालना है प्रथम कक्षा का जो उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है। तो उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम कक्षा की उत्तेजित ऊर्जा इतनी ही तो होगी, इतनी ही तो होगी। अगर हमें निकालना होता आयनन विभव वगैरह तो यहाँ से हम बोल सकते थे E इक्वल ई इन्फिनाइट माइनस आपका E1 और उत्तेजित अवस्था के लिए तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था के लिए भी हो जाएगा कितना? E1। तो E इक्वल इन्फिनाइट का मतलब 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी किसकी है? माइनस की। 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से E इक्वल आपका कितना आ जाएगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रही आपकी एनर्जी। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए और तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को परिभाषित करना है, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, तब तक आप लोग देखिए। क्वेश्चन खा, ये कौन सा था? का। अब रहेगा आपका 3 का खा। अब 3 के खा में क्या बोल रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित करना है, तो बढ़िया सी हेडिंग डाल लीजिए, अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है? अपवाह वेग, तो अपवाह वेग की अगर हम परिभाषा कहें तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जब किसी चालक तार के दोनों सिरों को किसी सेल से जोड़ते हैं तो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत, नियत लिख सकते हैं या औसत लिख सकते हैं, वेग से या एक सूक्ष्म औसत वेग से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अथवा अपवाह वेग BD कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग BD कहते हैं। अब इसके बाद में अगर हम BD की बात करें तो BD इक्वल होता है A टाउ। टाउ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। अब क्वेश्चन आपसे आगे इसी में पूछ रहा है
अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो अपवाह वेग और धारा घनत्व में अगर हम संबंध लिखना है तो धारा घनत्व J इक्वल होता है I/A। और बेटा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध होता है, चूंकि I इक्वल हमने पढ़ा है NEAVD, तो यहाँ से बेटा I की वैल्यू रख दीजिए। तो J इक्वल क्या हो जाएगा NEAVD और अपॉन में A से A कैंसिल, तो J इक्वल हो जाएगा NEVD या VD इक्वल आ जाएगा J/NE। ये आपका संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसको साफ कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन वैद्युत विभव का था ना अक्षीय स्थिति में, क्वेश्चन नंबर गा। तो प्रश्न संख्या है गा। अब प्रश्न संख्या गा है या घा है, गा ही है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं भैया, एक विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2L है। अगर ये मध्य बिंदु हो गया तो ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी को कितना माना 2L। और इसकी अक्षीय यानी कि ये दूरी हो गई L, ये दूरी L हो गई, टोटल हो गई 2L। और इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु है यहाँ P, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है R। यहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होनी चाहिए कितनी, R ये है, इसमें इतनी ऐड कर दीजिए तो R + L। अच्छा फिर ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होनी चाहिए R - L, क्योंकि R यहाँ तक है, इतनी कम होनी है तो R - L। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, तो हेडिंग तो वही रहेगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो हम लिखते हैं माना विद्युत द्विध्रुव -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है, तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अब विभव ज्ञात करना है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, हमने दूरियां तो सारी यहाँ पे लिख दी। 2L दूरी ये टोटल हो गई, इसके मध्य बिंदु से यहाँ से ये दूरी R थी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R में प्लस ऐड करना है, इतनी दूरी निकालनी है तो R में से L को माइनस कर देना है। तो यहाँ अब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, तब -Q के
कारण P पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो माइनस के कारण V1 इक्वल माइनस के क्यू अपॉन दूरी कितनी है? तो दूरी है आपकी R प्लस एल। ये जिन लोगों ने इस डेरिवेशन को नहीं देखा है, सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। के क्या है? के आपका नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से ये B1 आ गया, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं, फिर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? B2 इक्वल के क्यू अपॉन आर और प्लस एल, क्योंकि ये दूरी सॉरी माइनस एल, क्योंकि ये दूरी जो माइनस क्यू के कारण थी ये आर प्लस एल थी, प्लस क्यू के कारण तो आर माइनस एल रही। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें निकालना है तब P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव को हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल V1 प्लस B2। यहाँ से हमें क्या करना है? B1 और B2 की वैल्यू को रखना है। तो अगर B1 की वैल्यू है निगेटिव, B2 की वैल्यू है पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं? B2 की वैल्यू को पहले रख लेते हैं, यानी कि के क्यू अपॉन आर माइनस एल और माइनस, अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो के कॉमन मिल गया, क्यू कॉमन मिल गया, क्या बचा? तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। एलसीएम बेटा कितना हुआ? एलसीएम कितना हुआ? तो एलसीएम में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो इसका इधर आ जाएगा आर प्लस एल, ये इधर जाएगा तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, आर से आर कैंसिल हुआ, तो V इक्वल के क्यू इंटू 2L बचा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से अगर इतने पार्ट को हम देखेंगे तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख सकते हैं। तो V इक्वल के इंटू पी हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। यदि आर या एल जो है बहुत छोटा हो किससे? आर से, तो इसका मतलब है एल स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा। और आपको पता है किसी भी छोटी राशि को एक बड़ी राशि के साथ सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने या जोड़ने से उस बड़ी राशि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम इस एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हमारे पास B इक्वल बच जाएगा क्या? के पी अपॉन आर स्क्वायर। के पी अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट होती है वोल्ट। इसको भी अप्लाई करेंगे अगर दूरी जब L का मान छोटा ना हो, L का मान कम ना हो तब इसको अप्लाई करेंगे। अगर L का मान कम है तो L स्क्वायर के मान को छोड़ देंगे तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगा। ये था अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला प्रश्न कह रहा है बेटा द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? दे ब्रॉगली समीकरण लिखिए। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? तो द्रव्य तरंगें क्या थी? हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? द्रव्य तरंगें जब बहुत हल्के कण बहुत सूक्ष्म यानी कि हल्के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन,
बहुत अधिक वेग से गति करते हैं, तो ये एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगें कहते हैं, द्रव्य तरंगें कहते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं अतः इन द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। अब द्रव्य तरंग का समीकरण देना है, तो जैसे हम मान लेते हैं, माना फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। E इक्वल होता है हमारा mc², और न्यू इक्वल क्या होता है, न्यू इक्वल होता है हमारा न्यू इक्वल c/λ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं mc² इक्वल आपका hc/λ। तो यहाँ से बेटा ये c से ये c कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका लैम्डा इक्वल आ जाएगा h/mc, या p इक्वल होता है mc। तो यहाँ फोटॉन के लिए ये बात ध्यान रखना, फोटॉन के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं फोटॉन के लिए। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, h/p। ये आपका समीकरण हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको अनसॉल्व्ड अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।